हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं कि अगर किसी वृत्ताकार पथ पर किसी वाहन को दौड़ाया जाता है, चलाया जाता है, तो उसके लिए अधिकतम क्या चाल होनी चाहिए कि जिससे वह वृत्ताकार पथ के केंद्र से दूर की ओर ना फेंकाए। और अगर यही वाहन किसी ढालू सड़क पर किसी वृत्ताकार पथ पर चल रहा हो, अगर उसके अंदर रोड पर कर्व एंगल जो होता है, जो करवट कोण होता है, अगर वो उसके अंदर है, तो उसके लिए अधिकतम क्या चाल होनी चाहिए जिससे कि वह वाहन वृत्ताकार पथ के केंद्र से दूर की ओर ना फेंकाए। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि समतल वृत्ताकार पथ पर वाहन की गति। समतल वृत्ताकार पथ ऐसा पथ होता है जिसके अंदर जो पथ होता है वो समतल होता है, वह क्षैतिज से झुके हुए किसी कोण पर नहीं होता है। वह सिंपल एक ट्रैक होता है, जैसे हम जॉगिंग ट्रैक हमारा होता है वैसे एक ट्रैक होता है, लेकिन वो वृत्ताकार होता है। तो हम जानते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस की बात है कि अगर हम किसी वृत्ताकार पथ पर सीधे सीधे कोई वाहन चला रहे होते तो हम देखते हैं थोड़े से अगर हम झुक जाते हैं केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन अगर हम सीधे चल रहे हों तो हम किसी पथ पर वृत्ताकार गति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें वृत्ताकार पथ पर चलना है तो हमें वह कौन सी स्पीड होनी चाहिए, वो कौन सी चाल होनी चाहिए कि हम वृत्ताकार पथ पर चल भी लें और केंद्र से बाहर की ओर बिना अभिकेंद्री बल के अगर हम गति कर रहे हैं तो हम बाहर की ओर न फेंकाएं या न फिसलें। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक हमने वृत्ताकार पथ ले रखा है जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र O से इस वाहन की दूरी क्या है, यहाँ पे r दूरी पर यह वाहन गति कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो वृत्तीय गति कराने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रित त्वरण से उत्पन्न होता है। अभिकेंद्रित त्वरण A बराबर v² होता है तो F बराबर ma होता है। तो m और a की वैल्यू v²/r। इस प्रकार से जो अभिकेंद्रीय बल हमारे पास आया वो Fc बराबर mv²/r है। ये हम ऊपर से देख रहे हैं। अगर वाहन को हम सामने से देखेंगे तो वाहन एक समतल पथ पर गति कर रहा होगा। इस समय वाहन पे दो बल लग रहे होंगे। एक तो दो प्रकार की चीजें दिखाई। पहला, जो वाहन का भार है W=mg, वो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। दूसरा, इसके ऊपर एक अभिकेंद्र, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बल, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो यहाँ पे N आपको दिखाई दे रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसको हम बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तीसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे N है वो mg के इक्वल है। मतलब जितना बल नीचे की ओर दाब के कारण या वस्तु के भार के कारण नीचे की ओर लग रहा है, ठीक उसके विपरीत ऊपर की ओर यहाँ पे बल लग रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें और चाल ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं यहाँ जो F है वो mv²/r है। अभिकेंद्री बल यहाँ पे F = हमारे पास है mv²/r, जो कि इसको हम कैपिटल R या स्मॉल r भी लिख सकते हैं, जो भी त्रिज्या हो। अब यह है घर्षण बल, जो कि अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है। और हम जानते हैं जो घर्षण बल Fc होता है वो होता है <𝜇SN। लेकिन N बराबर हम जानते हैं क्या होता है, N बराबर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि N बराबर mg है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं Fc <𝜇SN की जगह मैं लिख देता हूँ mg। अब ये जो बल है और ये जो बल है, ये दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है। ये भी क्या है, स्थैतिक घर्षण के कारण जो बल लगेगा वो है स्थैतिक घर्षण, और यहाँ पे घर्षण बल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। Fc की जगह mv²/r मैंने रख दिया। तो ये हो गया mv²/r <𝜇Smg। ये m से m कट जाएगा क्योंकि दोनों वस्तु के द्रव्यमान है। v² हमारे पास आएगा v², इसको < हम लिखेंगे μSrg। तो v² को हमने यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे हो जाएगा μSrg। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होगी तो μs का मान क्या होगा, न्यूनतम होना चाहिए। अगर μs का मान न्यूनतम हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो v होगा वो मैक्सिमम होगा। अब v मैक्सिमम है
तो V मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस आर जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो होती है ये हमें ये बताती है कि किसी वस्तु को अगर वृत्ताकार पथ पर चलाया जाता है तो वृत्ताकार पथ पर वृत्ति गति जब भी होती है तो उसका जो द्रव्यमान होता है उसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान m कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, r और g ये दो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी वस्तु के वेग को जरूर प्रभावित करती हैं। वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है और वृत्ताकार मार्ग पे जो गुरुत्वीकरण और ये म्यू एस जो जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, एक गुणांक होता है घर्षण गुणांक जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी के इक्वल आती है। अगर इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे जो वैल्यू रखी जा रही है इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होती है म्यू एस यहाँ पे जो वी मैक्सिमम है तो कार जो होगी वो अनियंत्रित हो जाएगी, और कार अगर अनियंत्रित हो जाती है तो वो बाहर की ओर पलट जाएगी। तो यहाँ पर किसी भी पिंड की अगर वृत्ताकार पथ पर कोई वाहन गति कर रहा है तो उसकी अधिकतम स्पीड म्यू एस अंडर रूट म्यू एस आर जी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर वस्तु जो होगी वृत्ताकार मार्ग पर गति न करके एक सीधे मार्ग को अपना लेगी, और ये जो होता है ये वृत्ताकार मार्ग पर न जाकर बाहर यहाँ सीधे की ओर चली जाएगी और वृत्ताकार पथ से भटक जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि वो वृत्ताकार पथ से भटक के लुढ़क गई है या बाहर की ओर फेंका गई है। तो ये जो वेग होता है वी मैक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी किसी समतल वृत्ताकार मार्ग पर वाहन की अधिकतम प्रायिकता चाल होती है। अधिकतम प्रायिक चाल जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो ये होती है। अब तो आइए फ्रेंड, अब देखते हैं कि अगर रोड क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई हो या जिसको हम बंकित सड़क कहते हैं, अगर ढालू सड़क हो और उस पर कोई वाहन वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसके लिए अधिकतम चाल क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्षैतिज से जो रोड है उसका थोड़ा थीटा कोण पर झुका दिया गया है। इस थीटा कोण को हम बोलते हैं जितने कोण पर सड़क को झुका दिया जाता है ताकि वाहन को एक अभिकेंद्री बल प्राप्त हो सके वृत्ताकार सड़क पर घूमने के लिए, उसको हम बोलते हैं कर्वड कोण या कर्व्ड एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कर्वड कोण या कर्व्ड एंगल किसे कहते हैं, बंकन कोण भी कहते हैं। तो क्षैतिज से सड़क को जितने कोण पर झुका दिया जाता है ताकि कोई भी वाहन अगर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसे अभिकेंद्री बल प्राप्त हो सके, तो उस कोण को हम कहते हैं कर्वड कोण। अब यहाँ पे जब कोई कण झुकी हुई सड़क पर या बंकित सड़क पर गति करता है तो क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पर एक तो ये है कि वाहन जिस भी झुकी हुई सड़क पर गति कर रहा होगा उसका जो बल होगा वो नीचे की ओर mg कार्यरत होगा, और ठीक इस mg कार्यरत होगा, और यहाँ पर जो घर्षण होगा वो क्या होगा, केंद्र की ओर होगा। तो यहाँ पर जो परिणामी बल घर्षण बल है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्षैतिज घटक, दूसरा क्या होगा ऊर्ध्वाधर घटक। यहाँ पे क्षैतिज घटक जो है वो F cos थीटा है, और जो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक जो नीचे की ओर है वो है F sin थीटा। इसी के बाद एक दूसरा जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल वाहन के ठीक ऊपर की ओर लग रहा होगा जिसको हम N से दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स जो है इसके भी दो घटक होंगे, एक तो क्या होगा जिधर झुका हुआ उधर की ओर, एक उसके क्षैतिज और एक मतलब ऊर्ध्वाधर, दो बल लगे होंगे। तो एक यहाँ पे जो बल लग रहा है वो N cos थीटा लग रहा है और दूसरा जो बल लग रहा है N sin थीटा लग रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि N cos थीटा ऊपर की ओर है और mg sin थीटा नीचे की ओर है, और यहाँ पर इस दिशा में मतलब जो वृत्ताकार सड़क है उसके केंद्र की ओर F cos थीटा और N sin थीटा दो बल लग रहे हैं। इस बल को संतुलित करने के लिए जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल वो जरूर लग रहा हो, क्योंकि वही अभिकेंद्री बल ही इन्हें क्या कर रहा होगा, वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए बल प्रदान कर रहा होगा। तो ये अभिकेंद्री बल जो होगा इन दोनों के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो हम यहाँ पे चित्र से देख सकते हैं कि जो N cos थीटा है, क्या यहाँ पे N cos थीटा, जो N cos थीटा है वो आपके इक्वल है mg प्लस F sin थीटा के। तो ये हो गया mg और प्लस यहाँ पे कौन सा घटक है, F sin थीटा भी है, तो ये हो गया F sin थीटा घटक। लेकिन हम जानते हैं F बराबर क्या चीज होती है, F बराबर होता है म्यू एस n होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n
कोस थीटा बराबर mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा इसको लिख दिया। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं n कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मैंने दे दिया। यहां पे हमने क्या किया है, जो म्यू एस एन साइन थीटा है उसको इस तरफ हम लेके आ गए हैं। अब ये समीकरण 1 दे दिया। दूसरा हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो अभिकेंद्रीय बल है जो mv²/r है, ये दो घटकों f cos थीटा और n sin थीटा के योग के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहां पर लिख दिया इसको n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv²/r। ये समीकरण नंबर हमने 2 दे दी। समीकरण 2 में हमें क्या करना है, इसको एक्चुअली यहाँ पे f की जगह हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं। n sin थीटा प्लस म्यू एस एन कोस थीटा इक्वल टू mv²/r लिख देते हैं, जहां पे r जो है वो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या को मिला के हम कह सकते हैं। ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से हमने भाग दे दिया। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहां पे हम देखते हैं कि ये n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कोस थीटा है। इसके अंदर हम भाग देंगे यहां पे n कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। ये चीज हो गई, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से भी डिवाइडेशन हमने कर दिया। इधर आपका बचेगा mv²/r/mg, क्योंकि यहां पे जो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, वो है mg। अब m से m तो कट गया, यहां पे आगे जो बचता है वो देखते हैं। इधर जो हो रहा है वो हम यहां पे देख लेते हैं। यहां पे हमें n cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, n cos थीटा कॉमन ले लिया। तो अगर मैं n cos थीटा कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे cos कोई कंपोनेंट है नहीं। अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे डिवाइडेशन करना जरूरी है। अब इसका अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वापस ये n sin थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो गया म्यू एस एन कोस थीटा। तो n cos थीटा कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा आपका म्यू एस अपॉन, नीचे भी हम n cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। n cos थीटा को हमने जब यहाँ पे कॉमन लिया तो हमारा अंदर जो बचा वो बचा, ये यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस म्यू एस, ये हो गया n साइन थीटा अपॉन n कोस थीटा बराबर, यहां आपका बचेगा v²/rg। ये हो गया v²/rg। n कोस थीटा से n कोस थीटा कट गया, अंदर n से n कट जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस म्यू एस हो जाएगा ये, और नीचे बच जाएगा 1 माइनस म्यू एस, और n से n कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू आपका बच जाएगा v²/rg। यहां से अगर मैं सिर्फ v की वैल्यू निकालना चाहूं तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा v इक्वल टू √1 तो आ जाएगा, दूसरा rg इधर आ जाएगा, और अंदर आपका बच जाएगा म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये यहां पर वृत्ताकार बंकित सड़क पर जो कार का वेग होगा वो इस समीकरण से दिया जाएगा। लेकिन अगर यहां पर म्यू एस, जिसको हम यहां पे बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर म्यू एस की वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है, मतलब घर्षण गुणांक अगर 0 हो जाता है, घर्षण गुणांक 0 होने से क्या होगा,
जो घर्षण गुणांक 0 अगर होता है तो जो वेग होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू अगर 0 हो गई तो हमारे पास जो v होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। म्यू एस इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू मैक्सिमम, v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे v मैक्स हो जाएगा, ये हो गया आपका v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया आपका rg, म्यू एस 0 हो गया और ये 1 माइनस म्यू एस 0 हो गया, तो म्यू एस प्लस टेन थीटा। तो म्यू एस 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पर टेन थीटा। तो आरजी टेन थीटा जो होता है ये किसी भी बंकित सड़क पर वाहन के अधिकतम चाल होता है। टेन थीटा, यहाँ पे थीटा जो होता है ये कर्वण कोण का मान होता है। अगर इन सारी वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए तो अगर इसकी वैल्यू v मैक्स के बराबर है तो कार जो होगी वो, या जो वाहन होगा वो वृत्ताकार पथ पर नियंत्रित पूर्वक चलता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे v मैक्स वैल्यू आरजी टेन थीटा से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर जो कार होगी वो वृत्ताकार पथ को छोड़कर दूर, वृत्ताकार पथ के केंद्र से दूर की ओर फेंका जाएगी, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सीडेंट हो सकता है कार का। तो ये जो जरूरी होता है ये अधिकतम चाल होती है किसी बंकित सड़क पर वाहन की अधिकतम चाल के लिए जो व्यंजक होता है वो ये समीकरण होती है। तो इस वीडियो हमने देखा कि अगर कोई वृत्ताकार पथ पर, चाहे वो समतल पथ हो चाहे वो बंकित पथ हो, अगर वाहन गति कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में वाहन की समतल और बंकित सड़क पर अधिकतम चाल क्या होगी, जिससे कि कार उन रोड पर या उन सड़कों पर सुरक्षित चलती रहे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।